we'll be dealing with UV visible absorption spectroscopy. Okay, so ये एक सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली द इंटरैक्शन ऑफ मैटर विद द रेडिएशन. ओके, तो मैटर मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, ओके, एंड हैव मास. तो मैटर का किस तरीके से रेडिएशन से इंटरैक्शन होगा, वो सारी चीजें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर में पढ़ते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम वो चीजें देख सकते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली टू सी द अनसीन थिंग्स. ओके, तो यहाँ पर हमें पढ़नी है यूवी विजिबल. ओके, और यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है. तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़नी है, अलग अलग ट्रांजिशंस पढ़ने हैं, क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स पढ़नी है, एंड देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से, जहाँ पर हमें EMR क्या होता है ये देखना है. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी है ये एक तरीके से. ओके, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. रेडिएशन इज एन एनर्जी, ओके, जो कि ट्रांसमिट होती है स्पेस से. ओके, और इसकी अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द एनर्जी which is transmitted through space at enormous velocities. And one more important thing is that electromagnetic radiation को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रांसमिशन के लिए. ये अलग अलग टाइप्स की हैं, जैसे कि आप एक्सरे देखते हो, गामा रे देखते हो, ओके, और क्या देखते हो, यूवी रेज, विजिबल लाइट्स, IR, माइक्रोवेव एक्सेट्रा. ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ EMR. ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि why certain substances are colored. Okay, now why different colors of vegetable is there? Transition metal complexes are also colored. So why it is so? Okay, so it is all due to transitions, and these transitions come under UV spectroscopy. So to answer the origin of colors in the substances and information of the excited state of molecule, we can study the electronic spectra. Okay, तो यूवी विजिबल की जो रेंज होती है वो हम देखें तो 200 से 800 होती है. अब यहाँ पर यूवी भी है, विजिबल भी है. ओके, तो विजिबल की जो रेंज होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है, और अगर आप सिर्फ यूवी की रेंज देखोगे तो वो 200 से 400 होती है. तो ये एक ब्रॉड रेंज बताई है मैंने आपको यूवी और विजिबल की. ओके, अब यहाँ पर हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हम सिस ट्रांस आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन बता सकते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू हम कलर पे आ सकते हैं. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हम इसका और आगे देखते हैं कि और आगे हमें क्या पढ़ना है. तो हमने देख लिया अभी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो वेव्स हैं. ओके, दे ट्रेवल एज अ वेव. अब वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले तो ये अगर एक वेव है तो ये वेवलेंथ है. डिस्टेंस बिटवीन, ये क्रस्ट होते हैं टॉप मोस्ट, ये ट्रफ्स होते हैं. दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं. ओके, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा वेवलेंथ क्या है? लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द वेव, मे बी क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ. ओके, अगर यहाँ पे एक और ट्रफ आ जाए तो इन दोनों की दूरी को भी हम वेवलेंथ ही कहेंगे. तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की.
वेवलेंथ। अब इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी मीटर्स होती है। डिनोट हम इसको लैम्डा से करते हैं। ओके, यहाँ पर आप कॉमन यूनिट्स देख सकते हो वेवलेंथ को किस किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर्स होते हैं, और ये सारे रिलेशंस हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्वेंसी। ओके, फ्रिक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर हमारे बने। ओके, सो फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ फुल साइकिल्स ऑफ द वेव दैट passes थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो सकती है, वो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है। इसकी यूनिट होती है एसआई पर सेकेंड। ओके, या फिर हर्ट्ज भी हम इसको कहते हैं, और हम इसको न्यू से डिनोट करते हैं। एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, C=न्यू लैम्डा। ओके, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी आगे हमें सॉल्व करने को मिलेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे कि C=न्यू लैम्डा हमने देखा, उसी से डिराइव होता है एक और रिलेशन, C=न्यू लैम्डा। अब एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये 1/λ होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर पर यूनिट डिस्टेंस। पर सेंटीमीटर पर यूनिट डिस्टेंस, मे बी मीटर, और तो ओके, तो पर सेंटीमीटर पर यूनिट डिस्टेंस में हमारी जितनी वेव्स पास होंगी हम उसको वेव नंबर कहेंगे। इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बोला भी ये इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम वेवलेंथ की जगह पर क्या रख सकते हैं? अगर हम लैम्डा को उधर लेके जाते हैं तो ये इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। अब एक चीज और होती है, E=h न्यू। ओके, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड है? यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब अगर मैं न्यू की जगह C/λ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने C/λ लिख दिया, तो यही रिलेशन आपका एक आया है, जो कि और इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ कन्वर्जन्स पता होने चाहिए कैसे करने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ओके, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? दैट हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है ये ये इक्वेशन हमें ये बताती है, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। ओके, तो यहाँ हमने ये चीजें देखी। अब अब क्या होता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रांजिशन देखते हैं कि अगर कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो अब यहाँ देखो, अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जा रहा है E2, और इवन लोअर एनर्जी है। ओके, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगा? एच न्यू के। और एच न्यू किसके बराबर होगा, या डेल्टा ई किसके बराबर में होगा? E2 - E1। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब E1 से E2 मॉलिक्यूल या एटम ट्रांजिट करेगा। ओके, और इसी एब्जॉर्प्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। ओके, अब क्या होगा? व्हेन एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल रिटर्न टू द लोअर एनर्जी, व्हाट विल हैपन? एनर्जी विल बी एमिटेड। ओके, अब यहाँ क्या होता है? व्हेन अ कंपाउंड इज इरेडिएटेड विथ अ EMR, और उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ओके, और जो वेवलेंथ नहीं एब्जॉर्ब होती वो डायरेक्टली पास हो जाती हैं। ओके, या रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी चीज से हमें स्ट्रक्चर
किसी भी मॉलिक्यूल का पता चलता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ईएमआर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा, उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ है या कौन कौन सी रेडिएशन है। तो गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी, आईआर, देन माइक्रोवेव। ओके, देन यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स आती है। ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है? हायर वेवलेंथ में। ओके, हियर हायर वेवलेंथ, और वी कैन से लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें विजिबल को, तो विजिबल में विबग्योर आता है। ओके, द रेनबो। तो विजिबल में अगर कोई लाइट फॉल होती है तो ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है, देखो, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन इज यूवी विजिबल रीजन। तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज लिख देनी है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक तो खत्म होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में लेवल पे जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एमिशन होता है रेडिएशन का या एनर्जी का। अब अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होते हैं, तो आप छोटी क्लासेस से हम ये तीन रूल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं: ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ओके, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, देन पेयरिंग होती है। हम इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी में पहले ऑर्बिटल में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर हायर एनर्जी में फिल होते हैं। तो ये रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन। इसका मतलब है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। ओके, जैसे कि एक ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्लस हाफ है, इसका माइनस हाफ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये अलग अलग है ना, सेम नहीं है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यही बताता है। अब हमें ये देखना है कि हुन्स रूल। तो हुन्स रूल में क्या है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी विल टेक प्लेस until देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ देम। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग होगी। ओके, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स जो भी यूवी रीजन में एब्जॉर्ब होगा, कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बाद ही होगा। ठीक है, तो the structure of electronic spectra, it involves what? Change of at least three quantum numbers simultaneously. Absorption तभी होगा तब जब हमारे पास तीन क्वांटम नंबर में साइमल्टेनियसली चेंज हो। कौन से क्वांटम नंबर है वो? इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जीज है बेसिकली। अगर इनमें चेंज साइमल्टेनियसली होता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं यूवी से। तो इस चीज को हम कहते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन दिया था बॉर्न ओपेनहाइमर, जिसमें टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, अगर इन तीनों में चेंज होता है तो हमें स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का देखने को मिलेगा। अब आप ये देखो, ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, और हर वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वाइब्रेशनल में भी चेंज होगा और रोटेशनल में भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंज होगा और रोटेशनल एनर्जी में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि V0, V1, V2, V3, V4
ये सारे आपको दिए हुए हैं लेवल्स। इन सभी लेवल्स के अंदर J1 J2 जो दिए हैं वो रोटेशनल लेवल्स हैं। ओके, और ये जो S0 S1 दिया है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ये अरेंज्ड है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे पूछा जाता है ट्रांजिशन, तो आपको ये डायग्राम बताना पड़ेगा। अब UV visible radiations cause transitions in what? एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में। अगर आप IR पढ़ोगे तो आपको वाइब्रेशनल और रोटेशनल में भी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। माइक्रोवेव पढ़ोगे तो रोटेशनल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें जो ट्रांजिशंस पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। बट जो हमें यूवी में पढ़ने हैं वो सिर्फ दो ट्रांजिशंस हैं, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। वाई? बिकॉज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, जिस वजह से वेवलेंथ जो है हमारी बहुत कम हो जाती है। ओके, अगर वेवलेंथ कम हो गई तो वो फिर 200 के भी नीचे फॉल करेगी, जिस वजह से हम देख नहीं सकते स्ट्रक्चर, या एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो हम स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो यूवी विजिबल में ट्रांजिशंस होते हैं वो एन टू पाई स्टार होते हैं, एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये किस मॉलिक्यूल्स में होंगे? अगर हम बात करें पाई टू पाई स्टार मतलब डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड्स होनी चाहिए। एन टू पाई स्टार मतलब लोन पेयर भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, एंड एन टू सिग्मा स्टार मतलब लोन पेयर भी हो और सिंगल बॉन्ड हो। तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना है और ट्रांजिशंस देखने हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखो। सिग्मा टू पाई को हम फील्ड बॉन्डिंग कह रहे हैं, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार को हम एंटी बॉन्डिंग कह रहे हैं, एंड ये वेकेंट है। और जो एन है ये बीच में, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। आप ये डायग्राम देख सकते हो, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। बट हमें सिर्फ जो हमारे काम के हैं वो दो ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि इनका ऑर्डर क्या है एनर्जीज का। तो whenever a molecule absorbs energy in the UV or visible region, electron from specific MO is excited to another molecular orbital of higher energy। ये सारे ट्रांजिशंस हो सकते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इनका ये है। सबसे ज्यादा एनर्जी मैंने आपको बोला सिग्मा से सिग्मा स्टार में लगता है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। फिर पाई से पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार की एनर्जी लगभग बराबर है। सबसे कम एनर्जी है एन टू पाई स्टार की, और पाई टू पाई स्टार को हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ट्रांजिशन देखना है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इस वजह से वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, तो ये फार अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करने लगते हैं। इस वजह से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस रीजन में एब्जॉर्ब होते हैं, एंड इस इस रीजन से हमें कोई इंफॉर्मेशन उतनी नहीं मिलती ओके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है ये वाला, एक तो लोन पेयर होना चाहिए, पाई बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिथिल अल्कोहल है, यहाँ पर आपका लोन पेयर है और यहाँ पर आपका एन टू सिग्मा स्टार पढ़ रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होना चाहिए। देखो आप, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आपको 183 नैनोमीटर में मिलता है। मिथाइल क्लोराइड मिथिलामीन का 213 पे मिलता है। फिर एन टू पाई स्टार तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम की बात हम बाद में करेंगे। फिर पाई टू पाई स्टार में डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए, जैसे कि एल्काइन है, कार्बोनिल है। ओके, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस खत्म होता है। इसके बाद हम
कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।